नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए अपन पढ़ने जा रहे हैं रोकड़ फसलों के बारे में, जिन्हें केस क्रॉप के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसा कि प्रीवियस चैप्टर में अपन ने पढ़ा था गन्ने के बारे में, उसी तरीके से आज अपन नेक्स्ट अगली जो केस क्रॉप है, जिसे रोकड़ फसल या नकदी फसल के नाम से संबोधित किया जाता है, उसका नाम है दोस्तों आलू। आलू के बारे में आज पढ़ेंगे। आलू को गरीब का दोस्त या गरीब का मित्र तथा गरीब का भोजन की संज्ञा भी दी गई है। साथ साथ में आलू एक प्रकार की सब्जी वाली वेजिटेबल वाली फसल है, लेकिन इसे एग्रोनॉमी में भी पढ़ा जाता है, क्योंकि आलू से काफ़ी लोगों को भूख शांत करने में मदद मिली है। ये एक प्रकार का बहुत इम्पोर्टेंट खाद्य है। खाद्यान्न पदार्थों के खाने के बाद में आलू का भी उपभोग बड़े स्तर पर किया जा रहा है दोस्तों। तो आइए अपना आलू के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। बात करते हैं आलू की। तो आलू की फसल कुछ इस प्रकार से होती है। जब आलू को आप लगा देते हो, आलू एक प्रकार का भूमिगत तना है दोस्तों। भूमिगत तना है मतलब भूमि के अंदर रहता है, और तने का क्या है, ये एक प्रकार से रूपांतरण है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आलू किसका रूपांतरण है, तो आलू तने का रूपांतरण है। ये इसकी पत्तियां, जो मेड़ों के ऊपर आलू आपको लगते हुए दिखाई दे रहा है दोस्तों, तथा नीचे इसकी जो ये कंद हैं, ये नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं। इसके बॉटनिकल नेम की अगर बात करते हैं अपन, तो इसका बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। इसके वानस्पतिक तौर पे या बॉटनिकल तौर पे इसको सोलेनम ट्यूबरोसम के नाम से ही जाना जाता है। बात करते हैं इसकी फैमिली की। तो फैमिली कौन सी होगी दोस्तों, ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी फैमिली है सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल का पादप है ये दोस्तों। तो ये सोलेनेसी कुल का पादप है, और इसमें गुणसूत्र संख्या जो पाई जाती है 2n बराबर 48 पाई जाती है दोस्तों। 48 गुणसूत्र संख्या आलू में पाई जाती है। इसे सब्जियों का राजा के नाम से जाना जाता है। मतलब इसको क्या कहा जाता है, सब्जियों का राजा कहा जाता है। साथ साथ में से गरीब के भोजन की संज्ञा दी गई है। किसका भोजन है, गरीब का भोजन इसको, क्योंकि आलू एक प्रकार का अधिक उत्पादन होने के साथ साथ क्या सस्ता वेजिटेबल भी है, सस्ता खाद्य पदार्थ भी है दोस्तों। आलू से काफ़ी सारी भुजिया, इसके साथ साथ में चिप्स वगैरह बनाई जाती हैं, जो काफ़ी लोगों का स्वादिष्ट भोजन माना जाता है एक तरीके से, कि मतलब हर जीविया इसके लिए क्या रहती है, एक तड़प रहती है। चिप्स और कुरकुरे आदि इनसे बनाए जाते हैं दोस्तों। उत्पादन की जहाँ तक बात करें, तो विश्व के अंदर भारत का उत्पादन में पहला स्थान है दोस्तों। विश्व में पहला स्थान भारत का है आलू उत्पादन करने में। और यदि भारत देश की बात की जाए, तो भारत देश के अंदर अपना उत्तर प्रदेश राज्य, यूपी जो है, उत्तर प्रदेश राज्य आलू उत्पादन में काफ़ी अग्रणीय रहा है। मतलब सबसे अधिक प्रोडक्शन भारत में बात की जाए तो यूपी का है। और अपने बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर सबसे अधिक आलू का उत्पादन दोस्तों कोटा, बूंदी, धौलपुर, सवाई माधोपुर और अलवर ज़िले के अंदर हो रहा है दोस्तों। मैंने पहले कहा था भूमिगत तना है एक प्रकार का। अगर फल की बात करें, तो इसका खाए जाने वाला भाग है जो, वो क्या है, इसका कंद खाया जाता है, जिसको ट्यूबर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। मतलब खाए जाने वाला भाग क्या है, इसका कंद है दोस्तों, लेकिन ये क्या है, एक प्रकार का भूमिगत तना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे की तरफ। CPCRI सेंट्रल पोटैटो क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जहाँ तक अगर सेंट्रल पोटैटो क्रॉप रिसर्च की बात करें अपन, तो यह है सोलन, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों स्थित है। सेंट्रल पोटैटो क्रॉप, जहाँ पर पोटैटो के ऊपर क्या होता है, रिसर्च होता है, सोलन के अंदर ये क्या है, स्थित है। काफ़ी ठंडा प्रदेश है यहाँ पर। आगे बात करें, इसके अंदर एक एल्केलॉइड पाया जाता है, जो काफ़ी हानिकारक और जहरीला भी होता है, जिसका नाम है एल्केलॉइड का क्या, सोलेनिन। सोलेनिन नामक पदार्थ इसमें पाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आलू में पाए जाने वाला हानिकारक तत्व कौन सा है या एल्केलॉइड कौन सा है, तो उसका नाम है दोस्तों क्या, सोलेनिन। ये क्या करता है, यदि सोलेनिन सूर्य के संपर्क में आ जाता है कंद अगर, तो उस कंद का क्या कर देता है, हरे रंग में उसको क्या कर देता है दोस्तों, परिवर्तित कर देता है।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं महत्व की। जहाँ तक इसके महत्व की जहाँ तक बात करें तो मुख्य रूप से तो ये क्या है, खाद्यान्न है, मतलब खाद्य पदार्थ है, भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। और भोजन में भी क्या क्या, जैसे इसका उपयोग चिप्स बनाने में किया जाता है, कुरकुरे बनाने में किया जाता है, तथा अनेक प्रकार के चटपटे पदार्थ और बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जलवायु की। जहाँ तक बात करें, आलू एक प्रकार का शीत ऋतु का पौधा है, मतलब इसके लिए शीतोष्ण जलवायु सबसे अच्छी रहती है। वैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में इसको उगाया जाता है दोस्तों, लेकिन शीतोष्ण क्षेत्रों में है। इसके कंद के लिए जो एक तापमान चाहिए, मतलब कंद को प्रॉपर विकसित होने के लिए, तो वो चाहिए 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, मतलब 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे इसका कंद अच्छे से डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। लेकिन 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि तापमान पहुंच जाता है तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनके कंदों का निर्माण होना बंद हो जाता है दोस्तों। कंद बनना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। बात करते हैं अपन भंडारण की। जहाँ तक तो इसके भंडारण के लिए, आलू का स्टोरेज के लिए 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या रहता है दोस्तों, उपयुक्त रहता है। 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसको आसानी से भंडारित किया जा सकता है। बात करते हैं इसके ग्रोथ और डेवलपमेंट की, मतलब वृद्धि और विकास के लिए जहाँ तक बात करते हैं तो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या रहता है, उपयुक्त रहता है। बात करें इसके अंकुरण की, तो अंकुरण के लिए दोस्तों इसके 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना बहुत जरूरी है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसका अंकुरण क्या होना, अच्छा होना प्रारंभ होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन ने टेम्परेचर देखा, अलग अलग तापमान इसके लिए क्या आवश्यक रहता है, मतलब एक बेसिकली इसको 15 से 20 का बीच का जो तापमान है वो काफ़ी पसंदीदा तापमान है आलू का। नेक्स्ट बात करते हैं रेनफॉल या वार्षिक वर्षा की। तो इसको वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आराम से उगाया जा सकता है। 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए क्या है दोस्तों, जरूरी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मृदा एवं खेत की तैयारी। तो इसके लिए दोस्तों देखिए, अच्छी बलुई दोमट मृदा चाहिए, बलुई मृदा चाहिए जो क्या हो, दोमट हो, अच्छी जल निकास वाली हो, जिसमें जल निकास की समस्या अच्छी हो, अच्छी जल निकास एक प्रॉपर मात्रा में हो, ज़्यादा पानी भरा हुआ कंडीशन में नहीं होना चाहिए। वहाँ पर इसकी फसल को आसानी से सर्वाइव करवाया जा सकता है। जैसे भूमि का पीएच मान 5.5 से 7 अगर पीएच हो, उसके अंदर ये क्या आसानी से ग्रोथ कर लेता है दोस्तों। तो 5.5 से 7 तक इसका पीएच होना क्या है, जरूरी है। यहाँ तक कि पीएच में आसानी से सुटेबल कर सकता है। आगे बात करते हैं खेत की तैयारी की। जहाँ तक खेत की तैयारी की अपन बात करें तो एक जुताई आपको मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छे से करनी है। साथ साथ में क्या करना है, 3 से 4 जुताइयाँ आपको देसी हल या कल्टीवेटर के माध्यम से करके पाटा लगा के मिट्टी को भुरभुरा बना के समतल कर लेना है दोस्तों। उसके बाद में आपको क्या करना है, जिस विधि के माध्यम से, चाहे आप समतल क्यारी विधि में लगाएं, चाहे आप कुंड विधि में लगाएं, किसी भी प्रकार से आप अगर आलू की बुआई कर रहे हैं तो वो अपना तरीका इस्तेमाल कर लें। लेकिन जब खेत की अपन तैयारी करते हैं उसी समय वर्मी कंपोस्ट या FIM तथा गोबर की खाद अपने को भूमि में मिलानी चाहिए। मतलब अगर आप बुआई कर रहे हैं बीजों की तो उससे 1 महीने पहले ही खेत की तैयारी क्या हो जानी चाहिए, ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब FIM गोबर की खाद उसी के साथ ही आपको क्या करनी है, मिला देनी है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे की तरफ इसकी वैरायटियों की। जहाँ तक उन्नत किस्मों की बात करते हैं अपन तो इसमें 3 प्रकार की किस्में हैं। एक किस्में जो अगेती उगाई जाती हैं, एक मध्यम तौर पे उगाए जाते हैं, एक पछेती उगाई जाती है। तो अगेती किस्मों में आलू 80 से 100 दिन में तैयार हो जाता है। मध्यम वाली में क्या होता है, 100 से 115 दिन में तैयार हो जाता है। और पिछेती किस्मों के अंदर क्या होता है, 115 से 130 दिन में दोस्तों आलू तैयार होता है। ऐसा ही अपन बात करें कि आलू की जो सीजन है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बुआई का क्या रहता है, समय रहता है। जैसे मैदानी जो क्षेत्र हैं, उत्तरी भारत के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के अंदर आलू की बुआई लगभग अक्टूबर तक कर ली जाती है। इसके बाद में बात करते हैं अपन जहाँ तक पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के अंदर इसकी बुआई लगभग अक्टूबर से जनवरी के मध्य आप कर सकते हैं। और जहाँ तक पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में जनवरी से फरवरी में इसकी क्या की जाती है दोस्तों, बुआई
की जाती है। तो बात करते हैं अगेती किस्मों की। अगेती किस्म है कुफरी चंद्रमुखी। कुफरी चंद्रमुखी मतलब कुफरी इसके आगे क्यों लगा हुआ है, जिसकी बात कर रहे थे अपन CPCRI, सेंट्रल पोटैटो क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है, कुफरी सोलन के अंदर ही है। कहाँ पर है दोस्तों, कुफरी सोलन के अंदर है। सोलन है हिमाचल प्रदेश में। तो वहीं से निकली हुई ये वैरायटियाँ हैं। तो जिसके आगे कुफरी लगा हुआ हो वो सारी क्या होंगी, आलू की वैरायटियाँ होंगी। बात करते हैं कुफरी जवाहर, कुफरी अलंकार, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है इसकी, कुफरी बहार और कुफरी नव ताल। देखिए दोस्तों, आलू की जब भी वैरायटी पूछता है कभी किसी भी एग्जाम में, तो आपको पता है कैसे पूछता है, क्योंकि कुफरी लगा होगा तो सिंपल सा ऐसा तो उठा के पूछेगा नहीं कि कुफरी चिप्सोना किसकी वैरायटी है। कभी भी इसकी वैरायटी पूछता है तो इस प्रकार से पूछता है, निम्नलिखित में से अगेती किस्म है या निम्नलिखित में से मध्य अवधि में पकने वाली किस्म है, तो इनमें से देके ऑप्शन फिर पूछता है। आगे बात करते हैं मध्यम अवधि में पकने वाली, कुफरी मेगा, कुफरी शीतमान। ये देखो कुफरी शीतमान के बारे में पूछता कि अधिक ठंडे सहन करने वाली या ठंडे इलाकों में कौन सी किस्म उगाते हैं, तो कुफरी शीतमान को। कुफरी ज्योति, कुफरी चिप्सोना, कुफरी चिप्सोना 1 और कुफरी चिप्सोना 2 दोनों वैरायटी क्या है, ये चिप्स बनाने के लिए दोस्तों क्या है, उपयुक्त है। मतलब इन वैरायटियों से चिप्स तैयार की जाती है। कुफरी लालिमा, बादशाह, कुफरी स्वर्णा और कुफरी चिप्सोना 2। आगे बात करते हैं पछेती किस्मों की, तो कुफरी सिंदूरी, कुफरी गिरिराज, कुफरी देवा। ये क्या है, आलू की दोस्तों वैरायटियां हैं अलग अलग, जो आपको अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे की तरफ बीज दर एवं बीजोपचार की। आपको पता है दोस्तों, आलू की बुआई ज़्यादातर कंदों के माध्यम से ही की जाती है। आलू का जो एक कंद होता है, जैसे ये कंद है, इस कंद के अंदर क्या होती हैं, आंखें होती हैं, जिनको बड के नाम से संबोधित किया जाता है। जहां से ये आलू का जर्मिनेशन हो रहा है, ये क्या है, आलू की बड है। मतलब एक कंद के अंदर 3 से 4 आंखों का होना जरूरी है दोस्तों। 3 से 4 आइज या बड का होना क्या है, जरूरी है। ये आलू की आंखें कहलाती हैं। यहीं से नए पौधे का क्या होता है दोस्तों, जन्म होता है। तो जब आप अगर ये उगाते हैं तो उस टाइम में क्या करें, आपको 15 से 20 क्विंटल कंद प्रति हेक्टेयर बीज दर के लिए क्या होते हैं, आपको चाहिए होते हैं। 15 से 20 क्विंटल आपको चाहिए होंगे, जिसमें 3 आंख कम से कम दोस्तों होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं, अगर इस प्रकार से आप बीज दर आंक नहीं सकते तो आपको 30 से 40 ग्राम व्यास वाले, 30 से 40 ग्राम वजन वाले, जिसका व्यास मतलब कितना हो, 2.5 से 3 सेंटीमीटर के आसपास का हो, उसका क्या करते हैं अपन 25 से 30 क्विंटल क्या लेते हैं, कंद लेते हैं। और क्या करते हैं, अगर कंद छोटा है तो 10 से 12 क्विंटल क्या लेते हैं अपन, कंद लेते हैं। अगर छोटे कंद हो तो, और थोड़े बड़े हो तो 25 से 30 क्विंटल कंद लेते हैं, जिसका वजन कितना होना चाहिए, 30 से 40 ग्राम का होना चाहिए। ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ले सकते हैं अपन, या आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि 3 आंख वाले 15 से 20 क्विंटल कंद प्रति हेक्टेयर लेंगे आप। बात करते हैं इसके बीजोपचार की। तो बीजोपचार की जहाँ तक बात आती है, तो आलू के अंदर क्या सुसुप्त अवस्था आ जाती है। मतलब सभी प्रकार की वातावरणीय दशाएं मिलते हुए भी आलू अंकुरित नहीं हो पाता, उसे सुसुप्त अवस्था या डोरमेंसी के नाम से संबोधित किया जाता है। दोस्तों, इस डोरमेंसी को दूर करने के लिए अपन या तो 1% थायो यूरिया के घोल से उपचारित करते हैं डोरमेंसी को भगाने के लिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपको पूछा गया है कि आलू की सुसुप्त अवस्था दूर करने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं। थायो यूरिया कितना, 1%, या GA3 मतलब जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं इसको, इसकी डोरमेंसी को हटाने के लिए। ये तो हो गई कंद वाले सीड रेट की बात। बात करते हैं दूसरी है ट्रू पोटैटो सीड, जिसका नाम है ट्रू पोटैटो सीड, मतलब सत्य आलू बीज दर के नाम से इसको जाना जाता है। आप लोगों ने ये पहली बार देखा होगा कि सर ऐसा भी कुछ होता है क्या, क्योंकि आप 11th और 12th स्टैंडर्ड में इतना ही पढ़ते हो दोस्तों। तो जैसे ये आलू नीचे लग रहे हैं, इसके ये भूमिगत है, मतलब इसको मदर ट्यूबर के नाम से दोस्तों जाना जाता है, और इसको ट्यूबर के नाम से जाना जाता है। मदर ट्यूबर मैन पे लगा होता है नीचे की तरफ यहाँ पर, और बाकी ये क्या है, इसका जड़ क्षेत्र है दोस्तों। बाकी ये जो फैले हुए हैं इनको स्टोलन्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो नीचे हैं ये रूट हैं, जड़ें हैं इसकी, जो भूमि से पोषक तत्व ग्रहण करने का कार्य करती हैं तथा खनिज लवण और साथ साथ में जल को क्या, पौधे को अवेलेबल करवाती हैं।
आगे क्या है, ये मतलब मेन जो तना बोलते हैं जिसको, वो क्या है, ये मदर ट्यूबर ही है। बात करते हैं ये जो लेटरल स्टेम इससे निकलता है आगे की तरफ, मेन स्टेम के नाम से जानते हैं। ये पौधा जितना बड़ा होता है, तो अपन आलू की जब खुदाई नहीं करते हैं तो छोटे छोटे इनसे क्या निकलते हैं, फ्रूट निकलते हैं। इस प्रकार के फ्रूट निकलते हैं। और ये क्या है, आलू का इन्फ्लोरेसेंस है, जब इसमें फूल आते हैं, जो ये फ्लावर निकल रहे हैं। तो ये जो फ्रूट बनता है, इन फ्रूट्स के अंदर छोटे छोटे क्या बनते हैं, सीड बनते हैं। जो ये सीड है आपके सामने इस प्रकार से, इसको ट्रू पोटैटो सीड या सत्ते आलू बीज, द टीपीएस के नाम से इसको जाना जाता है, सत्ते आलू बीज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 100 से 150 ग्राम बीज क्या रहता है, इसका सफिशिएंट रहता है। 100 से 150 ग्राम बीज इसके लिए आवश्यकता रहता है 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए। मतलब 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 100 से 150 ग्राम बीज आप आराम से बो सकते हो। साथ में बात करें, इस टेक्निक को विकसित किया था रामानुज नामक एक वैज्ञानिक थे। रामानुजन, इन्होंने क्या किया था, इसको विकसित किया था, सत्य आलू बीज दर या टीपीएस सीड या ट्रू पोटैटो सीड टेक्निक को। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपन टीपीएस सीड भी काम में ले सकते हैं। आगे बात करते हैं अपन सीड प्लॉट टेक्निक की। ये क्या होती है सीड प्लॉट टेक्निक, ये पुष्करनाथ नामक वैज्ञानिक ने दी थी, 1967 में दी थी। सीड प्लॉट टेक्निक एक ऐसी तकनीकी है जिसके माध्यम से वायरस मुक्त पौधे पैदा किए जा सकते हैं। और ज़्यादातर इस तकनीकी का इस्तेमाल मैदानी क्षेत्रों में वायरस मुक्त पौधे तैयार करने के लिए किया जाता है दोस्तों। और इस तकनीक का विकास पुष्करनाथ ने 1967 में विकसित की थी सीड प्लॉट टेक्निक को। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलू में सीड प्लॉट तकनीकी किसने विकसित की थी, मतलब बीज प्लॉट तकनीकी किसने विकसित की थी, किसने की थी, पुष्करनाथ ने 1967 में इसको विकसित किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपन बुआई का समय एवं विधि। जहाँ तक बुआई के समय की बात करते हैं तो आलू का बुआई का समय अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का है दोस्तों, अक्टूबर से फरवरी तक करते हैं। उत्तरी भारत और मैदानी क्षेत्रों की जहाँ तक अपन बात करते हैं तो उत्तरी भारत या मैदानी क्षेत्रों में आलू की बुआई अक्टूबर तथा नवंबर माह में की जाती है। जहाँ तक बात करते हैं पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में आलू की नवंबर दिसंबर के अंदर बुआई की जाती है। और पहाड़ी क्षेत्रों में जनवरी से फरवरी माह में क्या की जाती है, इसकी बुआई की जाती है। आलू एक प्रकार की शरद ऋतु की फसल है, मतलब शीतकालीन में जब ठंडे दिन रहते हैं, लंबी रात्रि की रहती है, चमकती हुई धूप सुबह लगती है, तो आलू का कंद काफ़ी विकसित होता है, डेवलप होता है, काफ़ी अच्छा उत्पादन अपने को दोस्तों प्राप्त होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आलू की बुआई का तरीका। तो एक तो बुआई का तरीका है अपन समतल भूमि में आलू की बुआई करना। जिस प्रकार से ऐसा अपना सिंपल खेत है उसमें लाइनों में क्या करते हैं, आलू की बुआई करते हैं। 2 लाइनों के बीच की दूरी जो रखते हैं अपन 45 × 45 सेंटीमीटर रखते हैं दोस्तों, मतलब 2 लाइनों के मध्य दूरी 45 सेंटीमीटर की रखनी है आपको। और पौधे से पौधे की दूरी आपको, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर दोस्तों आपको रखनी है, 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं। और इस प्रकार से अपना आलू की बुआई कर सकते हैं। दूसरी तकनीकी है अपनी मेड़ों पर आलू की बुआई करना। अपन क्या करते हैं, मेड़ बनाते हैं और इन मेड़ों में क्या होता है 20 से 25 सेंटीमीटर का अंतराल रहता है, एक मेड़ से दूसरी मेड़ के बीच में ये अंतराल रहता है। इसमें क्या करते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या कर लेते हैं, मेड़ों के ऊपर आलू की बुआई करते हैं, जिसकी गहराई 8 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब आलू को 8 से 10 सेंटीमीटर नीचे दोस्तों गहराई में बुआई की जाती है। आगे बात करें, नेक्स्ट अगली टेक्निक है पोटैटो प्लांटर से बुआई। पोटैटो प्लांटर क्या होता है, एक यंत्र होता है दोस्तों। इसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पोटैटो प्लांटर का उपयोग किसमें किया जाता है, आलू की बुआई के लिए किया जाता है। आलू की बुआई के लिए इस यंत्र को काफ़ी अच्छा माना गया है। इस प्रकार से ये दोस्तों मेड़ बनाता हुआ चलता है यंत्र। जब मेड़ बनाता है तो दूसरी बार ये क्या करता है, आलू की बुआई भी साथ साथ में करता रहता है। इस प्रकार से एक आदमी क्या करता है, उसमें आलू डालता रहता है साइड पे मेड़ ऊपर, और ये मिट्टी ऊपर से डालता रहता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये काफ़ी अच्छी मेड़ बना लेता है पोटैटो प्लांटर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन खाद एवं उर्वरक की। आलू की बुआई के लिए 125 से 150 टन प्रति हेक्टेयर, 150 टन प्रति हेक्टेयर
FIM या गोबर की खाद की दोस्तों आवश्यकता रहती है। साथ में आप क्या करें, नीम तथा अरंडे की खली, नीम और अरंडे की खली कितनी है, आपको 50 केजी प्रति हेक्टेयर दोनों की लेनी है, 50-50 केजी प्रति हेक्टेयर आपको लेनी है दोस्तों। और ये खलियां प्लस FIM दोनों का प्रयोग या गोबर की खाद का प्रयोग भूमि की तैयारी के समय आपको कर लेना है। बात करते हैं उसके बाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की। तो नाइट्रोजन की 100 से 120 केजी क्वांटिटी प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं, फास्फोरस की 50 से 60 लेते हैं और पोटास की भी 50 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों भूमि की तैयारी के समय मिलाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा का थोड़ा सा ध्यान रख के फिर मिला जाता है। नाइट्रोजन का पहला डोज आपको 25 दिन के ऊपर देना है, दूसरा डोज 45 दिन के ऊपर देना है, तीसरा डोज आपको किसी दिन पे 7 दिन के ऊपर आपको फसल में देना है। जो आधी मात्रा बचती है उसका, मतलब आधी मात्रा का प्रयोग आपको कब कर लेना है, खेत की तैयारी के समय। आधी मात्रा का प्रयोग 25, 45 और 60 दिन के अंतर पर करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे की तरफ सिंचाई की। आलू की फसल को ज़्यादातर कंडीशन में, जैसे आप मान लीजिए सूखा नहीं पड़ रहा और शीत ऋतु अच्छी चल रही है, तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। साथ साथ में अगर जब प्यास ज़्यादा लग रही है, कंदों का निर्माण ज़्यादा हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है, कंद निर्माण चल रहा है, फूल आ रहे हैं, तो उसमें 8 से 10 दिन के अंतर पर आपको क्या करनी है दोस्तों, सिंचाई करनी है। इतने दिन पे आपको सिंचाई कर लेनी है। देखिए, जब कंद बनते हैं तो उस समय सिंचाई की काफ़ी आवश्यकता रहती है, उस समय आपको आलू को सिंचाई देनी ही देनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं निराई और गुड़ाई की। इसमें निराई गुड़ाई आपको 20 से 25 दिन के ऊपर अप्लाई करते रहना है। साथ साथ में क्या करना है आपको, जब आलू के पौधे 20 से 25 सेंटीमीटर लंबाई के हो जाएं, कितनी लंबाई के हो जाएं दोस्तों, 20 से 25 सेंटीमीटर लंबाई के हो जाएं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, या 40 दिन के हो जाएं, दोनों में एक बात हो जाए, मतलब बॉय को किए हुए कितने दिन हो जाए, 40 डेज के हो जाएंगे, तब आपको मिट्टी चढ़ाने का कार्य इनके ऊपर क्या करना है, क्योंकि उस समय आलू के कंदों का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, ताकि वो कंद सूर्य के संपर्क में नहीं आए, तो उससे क्या अच्छे आलू लगने की संभावना रहती है, मतलब कंद अच्छे लगने की संभावना रहती है, कंद मोटा बनता है और काफ़ी अच्छा बनता है, सूर्य की रोशनी के संपर्क में आता। तो इस प्रोसेस को, मिट्टी चढ़ाने की प्रोसेस को अर्थिंग अप या मिट्टी चढ़ाने के नाम से संबोधित किया जाता है दोस्तों। साथ साथ में बात करते हैं खरपतवारों को रासायनिक नियंत्रण के लिए। तो आप अगर खरपतवार नियंत्रण कर रहे हैं तो बुआई के समय ही क्या करना है आपको, पेंडामिथाइलिन नामक दवा, कौन सी, पेंडामिथाइलिन नामक दवा का क्या करना है आपको दोस्तों, पेंडामिथाइलिन दवा 1 से 1.5 केजी, मतलब 1 से 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर का आपको अंकुरण से पहले ही क्या कर लेना है दोस्तों, स्प्रे कर देना है, जिससे खरपतवार नियंत्रण में काफ़ी अच्छी मदद आपको मिल सकती है। आगे बात करते हैं अपन की पादप संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन, जहाँ तक कि इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं और कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं दोस्तों। तो पहली बीमारी है अपनी, जिसको डिजीज के नाम से जाना जाता है, डिजीज, जिसका नाम है अगेती झुलसा, अर्ली ब्लाइट के नाम से दोस्तों इसको संबोधित किया जाता है, अगेती झुलसा के नाम से कहा जाता है। पत्तियों के ऊपर ब्राउन कलर के ऐसे स्पॉट बन जाते हैं, इस प्रकार के धब्बे, और बाद में ये स्पॉट बड़े हो जाते हैं और पत्तियां क्या होने लग जाती हैं, सूखने लगती है। इनको बुल आइज के नाम से जाना जाता है दोस्तों, बुल आइज के नाम से जाना जाता है। ये आलू की एक खतरनाक बीमारी है जो अल्टरनेरिया सोलेनाई कवक के कारण होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि अगेती झुलसा का रोग कारक क्या है। तो अल्टरनेरिया सोलेनाई क्या है, एक प्रकार का कवक है या फंगस है जिसके माध्यम से ये फैलता है। दूसरी बीमारी की बात करते हैं, उसी प्रकार से फचेती झुलसा भी इसमें फैलता है, जिसको लेट ब्लाइट के नाम से संबोधित किया जाता है। फचेती झुलसा इस प्रकार से होता है। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिजीज है। ये फाइटोप्थोरा इन्फिटेंस जो कवक होता है उसके कारण से फैलता है, फाइटोप्थोरा इन्फिटेंस कवक के कारण फैलता है। और इस रोग के कारण, पछेती झुलसा रोग के कारण 1845 में आयरलैंड में एक बार अकाल आया था, जिसके कारण से बड़ी भुखमरी हो गई थी, क्योंकि 1845 में आयरलैंड में इस रोग ने काफ़ी अटैक कर दिया था, जहाँ
से उन लोगों में वहाँ के भुखमरी पैदा हो गई थी, तो इसको आयरलैंड के अकाल के नाम से भी जाना जाता है 1845 के वर्ष को। और ज़्यादातर क्या होता है इसमें भी इसी प्रकार से पत्तियां झुलसती हैं, लेकिन जो नीचे कंद लगे होते हैं उन कंदों की हालत इस प्रकार से कुछ हो जाती है, जो आपको इमेज में अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, इस प्रकार से हो जाती है। इस रोग से उपचार के लिए आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का क्या करना है दोस्तों, स्प्रे करना है, उससे इससे बचा जा सकता है। यह आलू की काफ़ी खतरनाक और इम्पोर्टेंट वाली बीमारी है जिसको पछेती झुलसा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों कीटों की। तो कीट इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसका नाम है पोटैटो ट्यूबर मोथ। पोटैटो ट्यूबर मोथ क्या करता है, ये भंडारण के समय भी और साथ साथ में खेत में भी, दोनों समय क्या कर देता है, ये आक्रमण कर देता है। एक प्रकार की मौत होती है जो आलू के कंद होते हैं उनमें भी इस प्रकार से आक्रमण कर देती है। आपने ऐसे स्ट्रक्चर देखी होगी, आलू के तने को कभी देखा हो या कंद को देखा हो तो इस प्रकार से ये कीट पहला देता है इसमें। आगे बात करते हैं अपन एफिड या मोइला की। एफिड या मोइला जैसे सरसों, आरा, मक्की वगैरह इनमें काफ़ी फैलता है, मतलब तारा मीरा वगैरह में भी। तो इसी प्रकार से ये आलू के ऊपर भी काफ़ी अटैक कर देता है। एक प्रकार से एफिड या मोइला झुंड में चलता है। इस प्रकार से जो आपको कीट दिख रहे हैं, पत्तियों का रोस, ये जो जूस चूस के या रस चूस के इनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिससे जो आलू का कंद होता है वो बड़ा नहीं हो पाता, उसको प्रॉपर भोजन नहीं मिल पाता है। और इसके लिए एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाने के लिए, मतलब जो रोग का वाहक की बात करें वहाँ तक, तो जो पत्ती मोड़क वायरस होता है वो इसका क्या है दोस्तों, वाहक है। जो लीप रोल वायरस होता है वो इसका क्या है, वाहक का कार्य करता है, मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाने का। इसी के साथ साथ आलू में जैसे कीट लगते हैं, बीमारियां लगते हैं, उसी प्रकार से कुछ दैहिक विकार लग जाते हैं जिनको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के नाम से दोस्तों संबोधित किया जाता है। तो वो कौन कौन से, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आज इस वीडियो में, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। आलू की फसल एक ऐसी फसल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फसल है। इसमें 12th बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो जो स्पेशल 12th वाले स्टूडेंट हैं वो काफ़ी ध्यान देके इस फसल को पढ़ें। आगे बात करते हैं दोस्तों दैहिक विकार की। पहला दैहिक विकार है जिसका नाम है ब्लैक हार्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ब्लैक हार्ट में क्या होता है, जैसे काला हृदय रोग के नाम से इसको जाना जाता है। जब आलू का अपन भंडारण करते हैं तो उस समय जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, भंडारण के समय O2 की कमी हो जाती है, वायु संचार प्रॉपर नहीं रहता, तो आलू अंदर से इस प्रकार सा काला पड़ जाता है, जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा होगा। तो इसे क्या कहते हैं अपन, ब्लैक हार्ट के नाम से जाना जाता है। ब्लैक हार्ट के समय यहाँ के तापमान 10 से 15 डिग्री से जब नीचे चला जाता है तब भी इसकी संभावना बढ़ जाती है। तो इसके उपचार के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, भंडारण के समय वायु संचार की इसमें प्रॉपर व्यवस्था रखनी है, साथ साथ तापमान 10 से 15 डिग्री के मध्य आपको रखना है स्टोरेज के समय। नेक्स्ट अपन बात करते हैं खोखला तना। खोखला तना, इसको होलो स्टेम के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ये ज़्यादातर अधिक नाइट्रोजन के कारण होता है। जब अपन पौधे में नाइट्रोजन अधिक दे देते हैं तभी ऐसी बीमारी पैदा होती है। ये जो दैहिक विकार इसमें पैदा हो जाता है, आलू अंदर से इस प्रकार से खोखला हो जाता है, जैसा इस चित्र के माध्यम से आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार से आलू की ये शक्ल बिगड़ जाती है, ऐसा हो जाता है, मतलब इसे खोखले तने के नाम से जाना जाता है। नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है, ये नाइट्रोजन का ज़्यादा अपटेक कर लेता है, ज़्यादा खा लेता है। आगे बात करते हैं चिल्लिंग क्षति, मतलब इसको चिल्लिंग इंजरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आलू के अंदर दो प्रकार की इंजरीज होती हैं, एक चिल्लिंग इंजरी होती है, एक होती है फ्रीजिंग इंजरी। चिल्लिंग इंजरी जब होती है मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आलू ऐसा हो जाता है, कुछ इस प्रकार से काला पड़ जाता है अंदर से, तो इसे चिल्लिंग इंजरी के नाम से जाना जाता है। फ्रीजिंग इंजरी के अंदर आलू कुछ इस प्रकार से हो जाता है, मतलब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी क्या चला जाता है, नीचे चला जाता है, तो क्या हो जाता है, फ्रीजिंग इंजरी हो जाती है। इनके टिश्यू क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं आलू के। इस प्रकार से काला या रेडनेस लेस मतलब लालिमा लिया हुआ आपको आलू अंदर से दिखाई देगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंद का हरापन। इसे देखो काफ़ी आलू में आपको देखने को मिलता है। ये ठेले पे जब आलू लाने जाते हो आप लोग या सब्जी वाले से आलू लाने के लिए जाते हो तो काफ़ी कंद आपको इस प्रकार से पड़े हुए नज़र आ जाएंगे, जिनका कुछ हरा रंग सा दिखाई देगा। देखिए आलू के अंदर क्या होता है, सोलेलिन होता है। क्या होता है दोस्तों, सोलेलिन नामक एक एल्केलॉइड होता है।
तो ये क्या होता है, जब आलू का कंद मिट्टी नहीं चढ़ाते अपन इसके ऊपर और सूर्य के संपर्क में आ जाता है, किसके संपर्क में आ जाता है दोस्तों, सूर्य के संपर्क में आ जाता है, तो ये क्या है, सोलेनिन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ये सोलेनिन बाह्य जो फलक होता है, इसका परत होती है, इसके ऊपर आके इकट्ठा हो जाता है। इस कारण से इस कंद का क्या हो जाता है, हरा रंग हो जाता है। इस प्रकार से जैसे सभी आलू कैसे हो रखे हैं, हरे रंग के हो रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं अपन, ग्रीनिंग या हरेपन के नाम से इसको दोस्तों जाना जाता है। आगे अपन बात करते हैं आलू की खुदाई। आलू की खुदाई करना भी एक बड़ी टेक्निक है। इसको मशीन की सहायता से भी आप खुदाई कर सकते हैं, इसके साथ साथ कुदाली फावड़े के माध्यम से भी कर सकते हैं। जब आप खुदाई करते हैं आलू की, तब क्या करें, इस प्रकार से इस यंत्र से कर रहे हैं तो आलू को आपको मतलब छाया के अंदर सुखाना है 2 से 3 दिन, जिससे मिट्टी जो चिपकी रहती है वो क्या हो जाती है, उसकी अलग हो जाती है। तो इस प्रकार सफलतापूर्वक आप खुदाई कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं उपज की। अगर आपने एक अच्छी सफलतापूर्वक खेती की है आलू की, तो इसके अंदर आपको 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन हो जाएगा दोस्तों। मतलब 250 से 400 क्विंटल आलू आपको 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आलू एक ऐसी फसल है जिसमें मतलब बीज ज़्यादा खर्च होता है। एक तरीके से 20 से 25 क्विंटल बीज देखिए खर्च हो रहा है, और अपने को प्राप्त कितना हो रहा है, 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो इस प्रकार से अपने आलू पड़ा। उम्मीद करते हैं सभी भाइयों को, सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट फसल पढ़ेंगे अपन इसके बाद में कॉटन या कपास के बारे में।